Now we are going to discuss our next topic, that is depreciation. इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया था। तो डेप्रिसिएशन वैसे तो नॉर्मली अकाउंट स्टूडेंट जानते हैं, और जनरली डेप्रिसिएशन मीन्स जो कि वैल्यू होती है किसी एसेट्स की, उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना किसी पर्टिकुलर एसेट्स की, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन को हम पढ़ क्यों रहे हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर में हमने वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिस पे आपकी पूरी अकाउंटिंग डिपेंड है। ऐसे ही यहाँ पर एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स रेवेन्यू ऑफ ए गिवन पीरियड इज मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंस फॉर द सेम पीरियड। यानी कि जो इनकम आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में कमाई है, फॉर एग्जांपल आपका ईयर है 2019-20, इस ईयर में आपने जो भी इनकम कमाई है 1920 के दौरान, उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उस इनकम से कंपेयर किया जाए, सही नेट प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल 2019-20 में आपने एक मशीन खरीदी जिसकी प्राइस थी 50,000, ठीक। अब उस 50,000 की मशीन को आप यूज़ करोगे आने वाले 10 ईयर्स तक। 1920 को आपने परचेस किया, तो उसका जो 10 ईयर अगर हम कवर अप करें तो वो जाएंगे 2029 टू 30 तक, ठीक। तो 2029 टू 30 तक उसका आप यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर मशीन का। अब जो 50,000 आपने जो एक्सपेंस किया है, जो पैसा खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उस मशीन को खरीदने में, उसका बेनिफिट आने वाले 10 ईयर्स तक कोई भी बिजनेस कंसर्न उठाएगा। तो उस पूरे 50,000 को उसी 2019-20 का एक्सपेंस मान लेना ये बिल्कुल गलत होगा। और अगर हम उसको पूरा एक्सपेंस मान भी लें उस पर्टिकुलर ईयर का 2019-20 का, तो हम 2019-20 का सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएंगे, वो गलत निकलेगा। क्योंकि उसका बेनिफिट जो हमने 50,000 जो एक्सपेंस किए हैं किसी मशीन को खरीदने में, उसका बेनिफिट आने वाले 10 ईयर्स तक हम उठाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट ये एक कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में यूज होता है कि केवल जो कि कंसर्न्ड इनकम को कंसर्न्ड एक्सपेंस से कंपेयर करता है। क्लियर? दिस इंश्योर असर्टेनमेंट ऑफ द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए तो करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सकता है। इफ सम कॉस्ट इज इंकर्ड हुज बेनिफिट एक्सटेंडेड टू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू चार्ज द इंटायर कॉस्ट एज एक्सपेंस इन द ईयर इन विच इट इज इंकर्ड। वही जो हम आपको एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपने कोई मशीन 50,000 की खरीदी है और उसका बेनिफिट आने वाले 10 ईयर्स तक उठाएंगे, उस पूरे 50,000 को केवल फर्स्ट ईयर में ही एज एन एक्सपेंस हम शो कर दें और फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, तो ये गलत होगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को 10 ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 50,000 को डिवाइड 10 करके 5,000, यानी कि हम ये मान लेंगे एक एस्टिमेटेड फिगर की मशीन की वैल्यू 10%, यानी कि दैट इज ओनली 5,000 एज एन एक्सपेंस शो की जाए, ताकि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सके। अब इसको हम आगे बढ़े तो ये चीज़ आपको तो समझ में आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन को क्यों मैचिंग कॉन्सेप्ट से उसका क्या लिंक है। क्लियर? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड विच इज़ द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंट चैप्टर। जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो डेप्रिसिएशन का जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, डील विद सच ए सिचुएशन further it may not always be possible to ascertain the certainty the amount of some particular expense। ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिसको हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कोई मशीन हम पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं, ये एकदम हम एकदम सही तरीके से नहीं कह सकते कि इसकी लाइफ जो मशीन की वो 10 ईयर ही होगी। तो कुछ ना कुछ ये एस्टिमेट पे डिपेंड करता है, हमारा कुछ पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि हाँ इस मशीन को हम 10 ईयर तक यूज़ करेंगे। तो इसमें एक और प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर हम इसको रिकॉल करें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, यानी कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। ये जब हमने कॉन्सेप्ट्स वाला आपको पीडीएफ शेयर किया तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि यदि हमें कुछ इनकम हो जाए तो उसको इनकम ना माना जाए, उसको आने वाले समय के लिए बचा के रखा जाए। ठीक, तो
उसका लिंक इस डेफिनेशन से ये है कि जो भी आपकी एडिक्वेट प्रोविजन मस्ट बी मेड एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, क्योंकि प्रोविजन बनाया इसलिए जाता है जो हमें फिगर एकदम एग्जैक्टली पता ना हो कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना के चलते हैं, एक प्रावधान बना करके चलते हैं। ठीक, तो डेप्रिसिएशन में भी जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10%, 20%, वो एक प्रकार का प्रोविजन है। ठीक, और एक सही प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो अब हम डेप्रिसिएशन पे आ जाएं सीधा। तो डेप्रिसिएशन के जैसे आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। द फिक्स एसेट आर द एसेट विच आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसी कोई भी एसेट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू कम हुई उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट टू रिड्यूस देयर वैल्यू वंस दे आर पुट टू यूज़, यानी कि एक बार जब उनको यूज़ में लेके हम यूज़ कर ले रहे हैं उसके बाद जितनी भी उसकी वैल्यू जो उसमें जो उसकी कमी आई उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। इन जनरल द टर्म डेप्रिसिएशन मीन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि जो भी वैल्यू में कमी आई किसी फिक्स एसेट्स की, फिक्स एसेट यानी कि जिसका उपयोग करके कोई भी बिजनेस पर्सन अपनी इनकम को जनरेट करता है, उसकी वैल्यू में जो कमी है उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। और ये कमी क्यों आ रही है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ यूज़, हम उसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, पैसेज ऑफ टाइम यानी कि समय बीत गया, और ऑब्सोलेंस यानी कि वो आउट ऑफ फैशन हो गई। तो इन कारणों की वजह से उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इन अदर वर्ड्स, इफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस प्रोक्योर ए मशीन एंड यूज इट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जब हम कोई भी बिजनेस कंसर्न किसी मशीन को खरीद लेता है और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर लेता है, तो देन द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्लाइन व्हेन इट्स यूज। तो ये सिंपल सी बात है, जब हम उसको यूज़ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती रहेगी, कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती रहेगी। इवन इफ द मशीन इज नॉट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू रियलाइज द सेम सेल्स प्राइस ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम मशीन को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम ये नहीं कह सकते कि कुछ समय के बाद वो उसी प्राइस पे बिक जाएगी, क्योंकि समय के साथ उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। हमने इसको यूज़ नहीं किया तो बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत गया, यानी कि 1 साल बाद अगर हम उसको बेचेंगे, मान लो 1 साल पहले अगर आपने 50,000 की खरीदी है और 1 साल के बाद आपने उसका कोई यूज ही नहीं किया, तब भी वो मशीन आपकी 50,000 में नहीं बिकेगी, उससे कम में बिकेगी। तो ये एक दूसरा कारण है कि समय का जो अंतर है उस वजह से भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अराइवल ऑफ ए न्यू मॉडल दैट इज ऑब्सोलेंस, यानी कि आप एक पर्टिकुलर मशीन यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में कोई नई मशीन आ गई है जो उसको रिप्लेस कर सकती है, तो आप नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना है, तो इस वजह से भी जो पुरानी मशीन है वो आपकी यूज़ में नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे ऑब्सोलेंस। इट इम्प्लाई दैट फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डिक्लाइन इन द वैल्यू एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रिफर्ड एज डेप्रिसिएशन। तो ये जो तीनों बातें हमने आपको बताई, चाहे वो रिलेटेड हो यूजेस से, चाहे वो रिलेटेड हो पैसेज ऑफ टाइम से, चाहे वो रिलेटेड हो ऑब्सोलेंस से, ये बेसिकली मेन कारण है किसी फिक्स एसेट्स के डेप्रिसिएशन होने का। उस वजह से उसकी वैल्यू में क्या होती है, कमी आ जाती है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अब हम बात करें इसको एक एग्जांपल से, कि एक एग्जांपल है, एक मशीन ली हमने 1 लाख की ऑन 1 अप्रैल 2014, द यूजफुल लाइफ ऑफ द सच मशीन इज 10 ईयर, ये माना गया कि उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल की है। इट इम्प्लाइड दैट द मशीन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले 10 सालों तक उस मशीन को यूज किया जाएगा। यू नो दैट बाय इट्स वेरी नेचर द 1 लाख इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। तो कैपिटल नेचर के वो होते हैं जो वन टाइम किए जाते हैं और उनका बेनिफिट हम आने वाले कई वर्षों तक लेते हैं, और रेवेन्यू केवल प्रेजेंट करंट ईयर के लिए जो खर्च किया गया पैसा है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जो 1 लाख का जो आपने एक्सपेंडिचर किया या किसी बिजनेस कंसर्न ने 1 लाख का जो मशीन खरीदी वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसका बेनिफिट आने वाले कई वर्षों तक होगा, और ये बार बार भी नहीं किया जाता, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार से। और इस पूरे एक्सपेंस को 2014-15 का एक्सपेंस मान लेना एक बेवकूफ़ी होगी और जो कि गलत होगा, क्योंकि पूरा 1 लाख का बेनिफिट तुम आने वाले 10 ईयर तक लेंगे, और अगर हम उसको केवल 2014-15 में शो कर देंगे तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इस वजह से
कंपनी या फर्म क्या करेगी, इस 1 लाख के जो मशीन परचेज की गई है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है किसी बिजनेस कंसर्न का, उसको आने वाले 10 ईयर्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। ठीक, तो दी लॉजिक ये कहता है कि चार्ज ओनली पार्ट ऑफ द टोटल कैसेट, टोटल कॉस्ट से ₹10,000, तो उसका एक पार्ट ही उस 2014-15 ईयर का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाए, दैट इज 10,000। क्लियर? तो इस वजह से हमने आपको दो जो कॉन्सेप्ट थे, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट और आपका कंजर्वेटिव प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को पहले आपको क्लियर किया। द अमाउंट ऑफ डेप्शन बीइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी इट इज डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि एक प्रकार का चार्ज है। चार्ज मीन्स एक प्रकार का ऐसा एक्सपेंस जो प्रॉफिट में से घटा करके ताकि एक फाइनल नेट प्रॉफिट निकाला जाए, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर कंपनी है तो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, उसको एज ए चार्ज प्रॉफिट में चार्ज करके इसको शो करती है। अब हम डेफिनेशन मीनिंग की बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन में भी डिस्क्राइब एज ए परमानेंट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ये जैसे आपको क्लियर है कि एक तरह से परमानेंट कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल श्रिंकिंग इसमें होती रहती है। परमानेंट है, कंटिन्यूइंग है, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम मशीन को यूज़ ना भी करें तब भी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस उसको यूज़ करने के बिना भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कंटिन्यू और ग्रेजुअल इसमें कमी आती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूमिंग बिजनेस एंड नॉट ऑन इट्स मार्केट वैल्यू, यानी कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं जो उसकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी कॉस्ट क्या थी। मार्केट वैल्यू उसकी जो भी हो, मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे निकलेगा। और ये कुछ डेफिनेशन दी गई हैं जो डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर रही हैं। अगर हम डिस्कस करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यानी कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिस्क्राइब किया गया है डेप्रिसिएशन के बारे में। AS6 रिवाइज डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज किया जाता है और कैसे इसका अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये पूरा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के रिवाइज डेप्रिसिएशन में इसको देख सकते हैं। ये आपको PDF शेयर की गई है, आप इसमें देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन को कैसे डिफाइन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखें तो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन आर सच एस प्लांट्स, मशीन्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ट्रक्स, वैन्स, इक्विपमेंट, etc। ये सारे के सारे क्या हैं, वो एसेट्स हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें इसके विशेषताओं की, तो पहली जो इसकी फीचर्स है वो इट इज़ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ये फिक्स एसेट की बुक वैल्यू जो होती है, जो कंटिन्यू जो डिक्लाइन हो रही है, ये वो है। इट इंक्लूड लॉस ऑफ द वैल्यू ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी कि यूजेज और ऑब्सोलेंस, यानी कि जो टाइम की वजह से और यूजेस की वजह से और आउट ऑफ फैशन की वजह से ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ऐसा नहीं कि आप उसको रख दो मशीन को कहीं तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। इट इज़ एन एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड हैंस मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। जब किसी फॉर्म कंपनी की इनकम पे जब टैक्स लगता है, उसके प्रॉफिट पे जब टैक्स लगता है, तो प्रॉफिट पे टैक्स लगने से पहले वो डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है जिससे उसका टैक्स कम हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि प्रॉफिट 50,000 है बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 40,000 उसका बैलेंस आया, उसके ऊपर सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स लगेगा। अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं घटाया जाता तो टैक्स सीधा 50,000 पे लगता। तो आप देख सकते हैं अगर डायरेक्ट 50,000 पे टैक्स लगता तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन जो टैक्स लगेगा वो 40,000 पे लगेगा। तो इससे बिजनेस फर्म और कंसर्न्स को क्या फ़ायदा हो जाता है, उनका टैक्स थोड़ा बहुत इससे बच जाता है। इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंस, यानी कि इसको कैश में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इससे कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है, इससे कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता। फॉर एग्जांपल सैलरी पे करिए आपने, सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस है। सैलरी
को आप कैश में दे रहे हो, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो भी एक्सपेंस है, उसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में शो किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई कैश पे नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहा गया है। तो इसमें आप यहीं यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे।